ये क्या कर रहे हैं आप? निस्बतन कम आबादी वाले इलाके में उस इमारत के सामने गाड़ी रोकती देखकर हादिया का सांस रुक गया था। तुम्हें बताने लगा हूँ कि गाज़ान खानज़ादा क्या चीज़ है। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी मर्दानगी को आवाज़ देने का। चलो उतरो नीचे। अब तक तुमने सिर्फ प्यार भरा रवैया ही देखा है, आज पता चलेगा कि लोग मेरे नाम से डरते क्यों हैं। धाड़ से अपनी तरफ का दरवाज़ा बंद करते ही वो घूम कर दूसरी जानिब आया था। हादिया साकित रह गई। नहीं, खुदा के लिए प्लीज़ मुझे वापस घर लेके चले। अम्मी जान इंतज़ार कर रही होंगी और वो गिड़गिड़ाई थी, मगर गाज़ान उसकी किसी बात को सुनने के मूड में ना था। आस्तीनों के कफ मोड़ते उसने हादिया को बाजू से पकड़कर बाहर खींच निकाला। हादिया ने घबरा कर दाएं बाएं देखा। रात की तारीकी में पूरी गली सुनसान थी और आस पास कोई भी ना था जो उसकी मदद को आता। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। वो रो पड़ने के करीब थी, मगर गाज़ान खानज़ादा ने तो जैसे अपने कान ही बंद कर लिए थे। माथे पर आए बालों को पीछे झटकता वो उसे लेकर इमारत में दाखिल हो गया था। पुराने तर्ज की बनी इस इमारत में लिफ्ट ना थी और सिर्फ सीढ़ियाँ ही थी। हादिया को पता था कि गाज़ान खानज़ादा की कई प्रॉपर्टीज़ में शायद इस इमारत का एक फ्लैट भी शामिल था। उसे बाजू से पकड़कर तकरीबन घसीटता हुआ वो सीढ़ियाँ चढ़ते उसे दूसरी मंजिल तक ले गया था। हादिया ने घबरा कर दाएं बाएं देखा। पूरी इमारत सुनसान लग रही थी। आने वाले लम्हात के तस्वुर से ही वो कांप के रह गई। ये शख्स न जाने मेरे साथ क्या सलूक करेगा। उसने गाज़ान की तरफ देखा जो अब दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो रहा था। चलो अंदर आओ। हाथ से पकड़कर उसने सादिया को घसीट कर अंदर ला फेंका था। साड़ी का पल्लू दरवाजे के हैंडल में उलझकर तार तार हो गया था और बेइख्तियार ही वो दोनों हाथों से अपने सीने को ढांपती 2 कदम पीछे हटी थी। गाज़ान की पुरतपिश निगाहें उसे अपने वजूद पर फिसलती हुई महसूस हो रही थी। नहीं, प्लीज़ नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। एक एक कदम पीछे हटती वो बुरी तरह से रो रही थी, मगर गाज़ान शर्ट के बटन खोलता पुरस्रार मुस्कुराहट के साथ उसकी जानिब बढ़ रहा था। गाज़ान से उसकी नफरत नई न थी। वो महज 7 साल की थी जब उसके बाप को दिल का दौरा पड़ने की वजह कोई और नहीं बल्कि उसका सगा बड़ा भाई था। गाज़ान खानज़ादा का बाप तैमूर अली खानज़ादा, जिसने अपने छोटे भाई को बंटवारे की ज़मीन देने से साफ इनकार किया था। ऐसे मत करें भाईजान, मेरा कारोबार डूब चुका है। मेरी बेटी अभी छोटी है और उसकी तालीम का खर्चा, रिहाइश के अखराजात, बिजली, गैस के बिल, ये सब कुछ मैं कहाँ से करूँगा? मुझे तो नौकरी का कोई तजर्बा भी नहीं। अब्बा जान ने तो ज़मीन मेरे नाम की थी। आप मुझे इस हक से महरूम नहीं रख सकते। बाप को गिड़गिड़ाता देकर हादिया को यकलख्त अपने चचा से नफरत महसूस हुई, मगर वो क्रूफर से सिगार मुंह में दबाते टांग पर टांग रखे बैठे रहे। हादिया खामोशी से मंजर से हट गई थी और उसे ना पता था कि चचा ने क्या जवाब दिया, लेकिन झुके कंधों के साथ बाप को घर वापस जाता देखकर उसे पता चल गया कि चचा ने हमेशा की तरह गुरूर और तकब्बर का ही मुजाहरा किया है। गांव में मौजूद कई एकड़ ज़मीन पर चचा ने खुद ही कब्जा कर लिया था। उस रात घर वापस आते ही हादिया के वालिद महमूद अली खानज़ादा को शदीद दिल का दौरा पड़ा। शाजिया बेगम कपकपा कर रह गई थी। उन्होंने घबरा कर फ़ोन उठाना चाहा और उसी पल हादिया ने फ़ोन उनके हाथ से ले लिया। किसी को फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं, अम्मा हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है, अब्बा को अस्पताल में खुद ले जाऊंगी। शाजिया बेगम ने हैरत से उस 7 साल के बच्चे की तरफ देखा जो घर से बाहर निकल गई थी। कुछ ही देर के बाद वो पड़ोस के चचा हकीम को बुला कर ले आई और जिनके पास रिक्शा था उनकी मदद से ही महमूद अली खानज़ादा को रिक्शे में डालकर अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें शदीद सदमा पहुंचा था। हादिया जानती थी कि ये सदमा क्या है और ये अपने सगे रिश्तों की निगाहें बदलने का सदमा था। कुछ अरसे के बाद महमूद खानज़ादा सेहतयाब होकर घर तो आ गए, मगर उन्हें जैसे हमेशा के लिए चुप सी लग गई थी। कारोबार मुकम्मल तौर पर डूब चुका था और शाजिया बेगम ने घर पर ही सिलाई मशीन रखकर लोगों के कपड़े सीना शुरू कर दिए थे। बाप को अस्पताल से आए कई दिन गुजर चुके थे, लेकिन चचा जान ने उस दौरान एक दफ़ा भी आकर उनकी खैरियत मालूम करने की कोशिश न की। हाँ, उन्होंने अपने घर से अपने बेटे गाज़ान खानज़ादा को खाना परी के लिए भेज दिया था। वो कई घंटे शाजिया बेगम के पास बैठा रहा। हादिया ने नफरत से उसके अपने 10 साल बड़े लड़के को देखा जो कॉलेज के साफ सुथरे यूनिफॉर्म में शाजिया बेगम के साथ बैठा था। सारे ख्वाब पूरे करने की इजाज़त तो सिर्फ इन्हीं लोगों को है। तलखी हादिया के रोम रोम में आबसी थी। वक्त गुजरता रहा। महमूद अली खानज़ादा ने हाथ पैर मारकर चंद दुकानें बना ली थी जिनसे उनकी गुजर अच्छी होने लगी।
दिन गुजरते रहे और हादिया ने जैसे तैसे अपनी स्कूल की तालीम मुकम्मल कर ली। वो ज़हीन थी, हर क्लास में उसे स्कॉलरशिप मिल जाती। वो बाप को तन्हाई में रोते देखती तो चचा की फैमिली के खिलाफ नफरत उसके रोम रोम में बसती। ख़ानदान में होने वाली तकरीबात में वो उन्हें देखती थी। सारे घर वालों ने महंगे कपड़े पहने होते और महंगे जेवरात और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। मेरे बाप का हक खाकर सब लोग कितने खुश हैं। वो नफरत से सोचती मगर कुछ नहीं कर सकती थी। दिन गुजरते रहे और वो 17 बरस की हो गई। कॉलेज में उसके एडमिशन का तीसरा रोज़ था जब वो घर आई थी और शाज़िया बेगम परेशानी से लाउंज में टहल रही थी। क्या बात है अम्मी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। अबू की तबीयत तो ठीक है ना? उसने सर पर ओढ़ी हुई स्याह चादर उतारकर सोफे पर रखते हुए कहा। धूप से आने की वजह से उसका रंग तिमतमाया हुआ लग रहा था। हाँ बेटा, तुम्हारे चचा जान की तबीयत बहुत ख़राब है। भाभी जान का फ़ोन आया था और उन्हें शदीद हार्ट अटैक आया है। तुम्हारे बाबा जान भी वहीं गए हुए हैं। उन्होंने फ़ोन करके कहा है कि जैसे ही तुम कॉलेज से वापस आओ मैं तुम्हें लेकर हॉस्पिटल चली जाऊँ। माँ की बात सुनते ही हादिया के लबों पर एक जहर खुन मुस्कुराहट बिखर गई। और चचा जान को दिल का दौरा क्यों पड़ गया? दिल तो उनके पास है ही नहीं। दिल की बीमारी कहाँ से लगा ली? हादिया की बात पर शाज़िया बेगम ने नागवारी से उसकी जानिब देखा। कुछ भी उल्टा सीधा बोलती रहती हो। वो तुम्हारे चचा हैं, न जाने किस बात का बैर है तुम्हें उनसे। और उन्होंने तो तुम्हारे साथ कभी कोई बुरा सलूक नहीं किया। अब चलो जल्दी जाकर कपड़े तब्दील करो, हमें अस्पताल जाना है। माँ की बात पर उसने गुस्से से पैर पटका और वो कहने लगी कि अम्मा मुझे नहीं जाना, कल मेरा एक बहुत ज़रूरी टेस्ट है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। वो रूहान सी हो गई और भूरी आंखों में गुस्सा उतर आया था। मगर शाज़िया बेगम की एक घूरी पर वो पैर पटकते हुए अपने कमरे की जानिब मुड़ गई। कपड़े तब्दील करके जिस वक्त वो नीचे आई, शाज़िया बेगम तैयार थी। चलो जल्दी चलो, रिक्शे वाला कब से हमारा इंतज़ार कर रहा है। 2 बार तुम्हारे अब्बू की कॉल भी आ चुकी है। उन्होंने हादिया का हाथ पकड़कर बाहर की सिम चाहते हुए कहा। बिला वजह की हमदर्दी आ रही है आपको उनसे। इतना पैसा है उनके पास, उन्हें हम जैसे रिश्तेदारों की ज़रूरत नहीं है। जब हमारा वक्त था तब तो अपने दरवाजे हम पर बंद कर लिए थे। मुँह ही मुँह में बड़बड़ाती वो माँ के साथ रिक्शे में जाकर बैठ गई। रिक्शा शहर के एक आला तरीन हस्पताल के साथ जाकर रुका तो हादिया की निगाह में वो मंजर घूम गया जब महमूद खानज़ादा को सरकारी हस्पतालों में इलाज के लिए मुख्तलिफ वार्ड्स में धकेलते फिरते थे और एक एक टेस्ट और दवा के लिए शाज़िया बेगम डॉक्टर्स की मिन्नतें किया करती। अम्मा मैं अंदर नहीं जाऊंगी और मैं यहीं कॉरिडोर में इंतज़ार कर रही हूँ। उसने एक बार फिर जिद पकड़ ली। शाज़िया बेगम ने घूर कर उससे देखा। आखिर तुम्हारा मसला क्या है हादिया? मैं कह चुकी हूँ कि तुम्हारे बाबा जान ने तुम्हें बुलाया है, कोई बात तो होगी ना जिसके लिए वो इतना इसरार कर रहे थे। अब चुपचाप चलो। उन्होंने उसे आगे चलने का इशारा किया तो ना चाहते हुए भी वो कमरों के नंबर देखकर आगे बढ़ने लगी। माँ के बताए हुए कमरा नंबर के सामने पहुंचकर उसने शाज़िया बेगम को इशारा किया। अब बस खुद ही अंदर जाएं आप, उसने चिढ़कर कहा और शायद मज़ीद भी कुछ कहती कि ऐन उसी लम्हे कमरा अंदर से किसी ने खोला था। हादिया ने चौंक कर देखा और सामने गाज़ान खानज़ादा खड़ा था। हादिया ने आज से तकरीबन 7 साल के बाद उसे देखा था। लंबा अरसा हुए उसने उनके घर आना छोड़ रखा था और निकलता हुआ कद, स्याह आंखें और हमेशा की तरह फोल्ड की हुई आस्तीनें, वो सरापा वजाहत था। आइए चची जान, उसने एक तरफ होकर शाज़िया बेगम को अंदर आने का इशारा किया था। एक ज़रा की ज़रा निगाह उठाकर उसने हादिया को देखा। हादिया उसकी निगाह से बुरी तरह से बेचैन हो गई थी। आ गई मेरी बेटी, न जाने कब से आखिरी दफ़ा देखा था। सामने लेटे चचा जान ने काहत से बोल उठे। इतनी जल्दी दिल का दौरा ठीक भी हो गया? सारे ड्रामे हैं ये अब्बा जान को बेवकूफ़ बनाने के लिए। हादिया ने आगे बढ़कर उनसे सर पर प्यार लेते हुए अपने बाप को देखा था जो अपने बड़े भाई के बेड के साथ कुर्सी रखे निढाल अंदाज में बैठे थे। आपने इंतज़ार क्यों किया भाईजान? मुझे हुक्म दे देते, मैं हादिया को लेकर हाजिर हो जाता। हादिया बाप की बात पर अंदर तक सुलग कर रह गई थी। चची जान भी कमरे में ही मौजूद थी और उन्होंने भी हादिया के सर पर प्यार दिया था। वो गहरी सांस लेकर 2 कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई। शुक्र है कि अल्लाह ने बचा लिया। डॉक्टर ने कहा है कि माइनर सा दिल का अटैक आया था। आईसीयू में भाईजान का दिल बहुत घबरा रहा था, इसीलिए उनकी स्पेशल दरख्वास्त पर उन्हें प्राइवेट कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। महमूद खानज़ादा ने शाज़िया बेगम को इत्तला दी थी। वो भी आगे बढ़कर अब तैमूर अली खानज़ादा की खैरियत मालूम कर रही थी। सिर्फ हादिया ही थी जो खामोशी से पीछे खड़ी बेजारी से दाएं बाएं देख रही थी और तभी वो बुरी तरह से चौंकी। चचा जान ने उसका नाम लिया था। मैं अपनी सेहत से बहुत ज़्यादा डर गया हूँ महमूद, मुझे शर्मिंदगी भी है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया।
نہ جانے کس نے میرے کان بھر دیے تھے اور میری آنکھوں پر پٹی بن گئی تھی، لیکن اب میں تمہارے حصے کی ساری زمین اور جائیداد تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ چچا جان کی بات پر محمود خانزادہ نے ایک دم سے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ مجھے زمین جائیداد نہیں چاہیے بھائی جان، میرے لیے تو آپ کا پیار ہی کافی ہے۔ میں اپنے گھر کا نظام بخوبی چلا رہا ہوں۔ اور باپ کے جواب پر ہادیہ سر سے لے کر پیر تک سلگ اٹھی تھی۔ انکار کیوں کر رہے ہیں بابا جان؟ اچھا بھلا MBBS ہو جائے گا ان پیسوں سے، اس نے بے چینی سے پہلو بدلا اور تبھی وہ چونکی۔ برابر میں کھڑے غازان خانزادہ نے گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے محمود، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچوں کے درمیان بھی یہ پیار منتقل ہو جائے۔ میری صحت کا کچھ نہیں پتا اور اب میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکوں گا۔ مجھے اپنی کی گئی غلطیوں کا ازالہ کر لینے دو، میری بات مان جاؤ۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر محمود خانزادہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کر پتہ نہیں اب یہ کیا بات کر رہے تھے۔ ہادیہ نے بیزاری سے دائیں بائیں دیکھا۔ محمود صاحب چند لمحے تک تو سر جھکائے کھڑے رہے تھے اور تبھی وہ بولے، بھائی جان میری کوئی چیز آپ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ جو آپ نے مجھے کہا مجھے وہ قبول ہے اور مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ مولوی صاحب کو بلوا لیجیے اور یہیں پر غازان اور ہادیہ کا نکاح ہو جائے گا۔ ہادیہ کے سر پر جیسے کوئی بم پھوٹا تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ نکاح؟ کس کا نکاح؟ بے اختیار ہی اس کے لبوں سے نکلا تھا۔ سبھی نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور بستر پر لیٹے چچا جان مسکرائے تھے۔ چپ کرو ہادیہ، چلو باہر۔ اماں جان نے پلٹ کر اس کا ہاتھ تھاما، لیکن اس نے گھبرا کر کمرے میں دیکھا۔ سبھی مطمئن تھے، جیسے یہ بات پہلے سے ہی طے ہو چکی ہو۔ آپ لوگ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ چچا جان کس کے نکاح کی بات کر رہے تھے؟ اور باہر آتے ہی اس نے پے در پے ماں سے سوالات کیے تھے۔ انہوں نے جواب میں ایک دفعہ پھر سے اسے گھورا تھا۔ ہر وقت بولنا ضروری نہیں ہوتا، یہ بڑوں کی باتیں اور تمہارے ابا اور چچا جان نے مل کر تمہارا اور غازان کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ ان کی زندگی میں ہی تمہارا اور غازان کا نکاح ہو جائے۔ وہ صحت یاب ہو کر گھر آ جائیں گے تو آرام سے رخصتی کی تقریب کر لیں گے۔ اور اماں جان نے جیسے اسے پہلے سے طے شدہ بات بتائی تھی۔ ہادیہ ساکت رہ گئی۔ اور آپ لوگ پہلے سے سب کچھ طے کر کے بیٹھے ہیں؟ کسی نے مجھ سے میری مرضی معلوم کی ہے؟ مجھے نہیں جانا اس فیملی میں۔ اور وہ غازان، میں نے تو اسے آج ٹھیک سے دیکھا ہے، پہلی مرتبہ۔ اتنا بڑا ہے وہ مجھ سے۔ اور وہ پیر پٹک کر چلائی تھی۔ آس پاس سے گزرتے کئی لوگ مڑ مڑ کر انہیں دیکھنے لگے۔ شازیہ بیگم نے اس کا ہاتھ دبایا اور کہا کہ خاموش رہو ہادیہ، آج اتنے عرصے کے بعد تمہارا باپ اپنے بھائی کے ساتھ راضی ہوا ہے۔ دیکھ نہیں رہی کہ وہ کتنے زیادہ خوش ہیں؟ بیماری کے بعد آج پہلی دفعہ میں نے انہیں خوش دیکھا ہے۔ اپنے باپ کی خوشی کو مٹی میں نہ رولو۔ اور کیا برائی ہے غازان میں؟ تمہارے چچا کا بیٹا ہے اور خوبصورت ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے، اپنا بزنس کر رہا ہے اور تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ تمہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ شازیہ بیگم نے اسے سخت سنا ڈالی تھی۔ ہادیہ کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ لیکن اماں، خاموش رہو تم۔ انہوں نے اس کی بات کاٹ کر اسے چپ کروا دیا۔ غازان خانزادہ کمرے سے نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ ایک نظر ہادیہ پر ڈالتا ہوا وہ برابر سے نکلتا چلا گیا۔ ہادیہ کے رونے دھونے کا کسی پر کوئی اثر نہ ہوا تھا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد مولوی ہسپتال کے کمرے میں موجود تھا۔ اور وہیں ان سب کی موجودگی میں ہادیہ کا نکاح غازان خانزادہ کے ساتھ کر دیا گیا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اس کے ہاتھ بری طرح کپ کپا رہے تھے۔ اس نے نکاح اٹھا کر باپ کو دیکھا جو خوشی بھرے تاثرات سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ہادیہ نے نگاہ پلٹا کر اپنے ساتھ بیٹھے غازان خانزادہ کو دیکھا جو بے تاثر نگاہیں سامنے دیوار پر جمائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے سے کچھ اندازہ نہ تھا کہ وہ خوش ہے یا غمگین۔ سائن کرو بیٹا، دیر مت کرو۔ چچا جان کی آواز پر اس نے آنسو پیتے ہوئے سر جھکا کر دستخط کر دیے۔ کمرے میں مبارک سلامت کا شور گونجنے لگا۔ میں بہت خوش ہوں محمود، تم نے میری بات کا مان رکھا ہے اور میرے ٹھیک ہو کر گھر جاتے ہی ہم رخصتی کی تقریب رکھ لیں گے۔ بہت دھوم دھام سے کروں گا میں ہادیہ اور غازان کی شادی۔ چچا جان خوشی سے کہہ رہے تھے اور ہادیہ کی آنکھوں سے دو آنسو ٹپک کر سامنے رکھے کاغذ میں جذب ہو گئے۔ ساتھ بیٹھی اس اجنبی دیوار سے اس کا نکاح ہو گیا تھا جس نے اسے مخاطب کرنا تک گوارا نہ کیا۔ امی مجھے گھر جانا ہے، میرا کل ٹیسٹ ہے۔ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تبھی نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ ہاں ہاں بھائی، اب اسے گھر جانے دو، وہ تھک گئی ہوگی۔ کالج سے آتے ہی تو اسے یہاں لے آئی تھی، چچا جان نے خوشی سے کہا۔ اور آئیے میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، غازان خانزادہ نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ ہادیہ نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ مجھے رکشے اور ٹیکسی میں آنے جانے کی عادت ہے، میں چلی جاؤں گی، آپ زحمت نہ کیجیے۔
اس کی آواز میں پہاڑوں کی سی سختی تھی۔ غازان نے نظر پھر کر اسے دیکھا، لیکن وہ اماں جان کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلتی چلی گئی تھی۔ غازان کی نگاہوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ گھر آتے ہی وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ شازیہ بیگم نے بھی اسے جانے دیا اور خود ہی کچھ دنوں بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اتنے اچھے گھر میں رشتہ ہونے پر بیوقوف کو خوشی منانی چاہیے، اور یہ صدمے میں ہے۔ کچن میں آ کر کام کرتے ہوئے انہوں نے جیسے خود کو تسلی دی۔ چچا جان کو بھی ایک ہفتے تک ہسپتال رہنا تھا۔ ہادیہ نے تو جیسے چپ ہی ساتھ لی تھی، اور 2 روز بعد وہ کمرے سے نکلی تو شازیہ بیگم نے سکون کی سانس لی۔ امی، میں کالج جا رہی ہوں۔ وہ تیار ہو کر نیچے آئی۔ ارے رک جاؤ، اس کالج میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ غازان آیا تھا کل شام میں، وہ تمہارے نئے کالج کے داخلہ فارم دے گیا ہے اور وہاں میز پر رکھے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ آج ملازم آ کر وہ فارم لے جائے گا اور جمع بھی کروا دے گا۔ کل سے تم اپنے نئے کالج میں جایا کرنا، بڑا مہنگا اور اچھا کالج چنا ہے غازان نے تمہارے لیے۔ اماں جان نے فخری انداز میں کہا تو وہ جیسے تل ملا کر پلٹی تھی۔ کیا مطلب ہے نیا کالج؟ اس کالج میں کیا برائی ہے؟ اگر یہ کالج ان کے معیار کا نہیں ہے تو کس نے کہا تھا مجھ سے نکاح کرنے کے لیے؟ میں تو اسی کالج میں جاؤں گی، مجھے کسی کی بھی کوئی احسان نہیں چاہیے۔ وہ آپے سے باہر ہو گئی تھی اور شازیہ بیگم ہکا بکا ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں ہادیہ؟ یہ سرکاری کالج ہے، اتنی ٹوٹی پھوٹی سی اس کی عمارت ہے۔ تمہارے ابا کے پاس تو اتنی گنجائش نہ تھی کہ تمہیں اچھے کالج میں پڑھا سکے۔ اب اگر غازان شہر کے مہنگے کالج میں تمہارا داخلہ کروانا چاہ رہا ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ شوہر ہے وہ تمہارا۔ آخری بات نے تو ہادیہ کے سر سے لے کر پیر تک آگ لگا دی تھی۔ اماں جان، اگر میں اس ٹوٹے پھوٹے کالج میں پڑھ رہی تھی نا تو اس کی ذمہ دار بھی چچا جان اور یہی غازان محترم ہیں۔ وقت پر اگر ابا کو ان کی جائیداد اور زمین دے دیتے تو آج ہمارے حالات بہتر ہوتے۔ یہ بھی کی طرح چند روپے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے اپنے کالج میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، میں وہیں پر پڑھوں گی، اور اگر غازان کو کوئی اعتراض ہے تو وہ شوق سے مجھے چھوڑ دیں۔ آرام سے کہتی وہ کالج کا بیگ کندھے پر ڈال کر گھر سے نکل گئی تھی۔ شازیہ بیگم نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھا۔ کینچی کی طرح چلتی ہے اس لڑکی کی زبان، نہ جانے کیا گل کھلائے گی۔ سر جھٹکتے ہوئے وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی، لیکن ذہن مسلسل ہادیہ کی جانب ہی اٹکا تھا۔ انہیں پتا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد غازان کا ڈرائیور داخلہ فارم لینے کے لیے آنے ہی والا تھا، اور ان کی سوچ ٹھیک تھی۔ ڈرائیور تو نہ آیا بلکہ خود غازان خانزادہ ہی انہی گھر میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ اونچے لمبے قد کے ساتھ وہ شازیہ بیگم کے ساتھ پیار لینے کے لیے جھکا تو انہوں نے فخری انداز میں اسے دیکھا۔ داماد کے روپ میں انہیں بیٹا مل گیا تھا۔ ہادیہ کہاں ہے؟ اسے کہیں کہ میرے ساتھ چلے، کئی جگہوں پر سائن کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ویسے تو میرے ہوتے ہوئے کسی کو اسے پریشان کرنے کی نوبت نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی احتیاط اچھی ہے، اس نے شازیہ بیگم سے پوچھا تھا، اور وہ شرمندگی سے دائیں بائیں دیکھ کر رہ گئی۔ دراصل بیٹا، ہادیہ کو اپنا یہی کالج پسند ہے اور وہ یہیں پر پڑھنا چاہتی ہے۔ تم اسے چھوڑ دو، اور وہ بہت ضدی ہے۔ وہ MBBS کرنا چاہتی تھی، لیکن ہم لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ اسے اچھے کالج میں پڑھا سکے۔ بس اب اس نے ضد بنا لی ہے کہ اسی کالج میں جائے گی۔ اس کالج میں بھی ویسے کوئی برائی تو نہیں؟ شازیہ بیگم نے جیسے غازان خانزادہ کا دل ہادیہ کی طرف سے صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ کیا آپ نے اسے بتایا تھا کہ داخلہ فارم میں دے کر گیا ہوں اور میں نے ہی اس کے کالج میں ایڈمیشن کی بات کی ہے؟ ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس نے شازیہ بیگم سے کہا تو انہوں نے شرمندگی سے سر ہلا دیا۔ او ٹھیک ہے، وہ جیسے ساری بات سمجھ گیا تھا۔ آپ داخلہ فارم مجھے دے دیجیے، میں خود ہی اس کا ایڈمیشن کروا دوں گا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کالج اس کے لائق نہیں، اگر اس نے پڑھنا ہی ہے تو کسی اچھے کالج میں پڑھے، ورنہ اس کالج میں وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میز پر پڑا داخلہ فارم اٹھا کر جیب میں ڈالتے ہوئے اس نے شازیہ بیگم سے اجازت چاہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ضد میں کون زیادہ پکا تھا انہیں اندازہ نہ ہو سکا، اور ہادیہ اپنے کالج کی کلاس میں بیٹھی تھی۔ آخری کلاس کا وقت تھا جب پین نے آ کر اس کا نام پکارا۔ آپ کو پرنسپل صاحب نے بلایا ہے مس ہادیہ محمود۔ سبھی نے مڑ کر حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ خود بھی حیران ہوتے ہوئے بیگ اٹھا کر باہر نکل آئی۔ جی سر، آپ نے مجھے بلایا؟ پرنسپل کے دفتر میں داخل ہو کر اس نے کہا، اور کرسی پر کوئی بیٹھا تھا جس کی پشت ہادیہ کی جانب تھی۔ جی ہاں، آپ کے رشتہ دار آپ کو لینے آئے ہیں۔ آپ کا ٹرانسفر لیٹر بنا دیا گیا ہے اور آپ کو مبارک ہو۔ آپ نے اتنے شاندار کالج کا ایڈمیشن ٹیسٹ پاس کر لیا ہے اور اب آپ کا وہاں داخلہ ہو گیا ہے۔ اس نے حیرت سے مڑ کر اس شخص کی جانب دیکھا اور وہ جیسے وہیں زنجیر ہو گئی۔ وہ غازان خانزادہ تھا جو سنجیدہ چہرے کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔
अपनी जानिब आते देखते ही वो उठ खड़ा हुआ और आपका बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल साहब, अब हमें चलना चाहिए। चलो हादिया, उसकी जानिब मुड़ते हुए बिल्कुल इत्मीनान भरे लहजे में कहा था। हादिया सर से लेकर पांव तक सिलक उठी। प्रिंसिपल के सामने तमाशा ना बने इसलिए वो खामोशी से उसके पीछे पीछे चलती बाहर निकल गई। ये क्या तमाशा है? मैंने कहा था कि मुझे अपना कॉलेज पसंद है और मैं इसी में पढ़ूंगी। आप होते कौन है अपनी मर्जी से मेरे मुतालिक फैसले करने वाले? वो जैसे चिढ़कर बोली थी। लंबे लंबे कदम उठाते गजान सिद्दीकी ने एकदम ठहर कर उसे देखा था। मेरा ख्याल है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा कौन होता हूँ, और सीधी सी बात तो शायद तुम्हें समझ में नहीं आ रही कि ये कॉलेज अच्छा नहीं है। मैंने तुम्हारा जहाँ एडमिशन करवाया है, कल से ड्राइवर आकर तुम्हें वहाँ ले जाया करेगा। पढ़ना हो तो पढ़ लेना, वरना घर बैठ जाना। इस कॉलेज में पढ़ने की इजाज़त तो तुम्हें अब कभी नहीं मिलेगी। चबा चबा कर कहता वो आगे बढ़ गया था। हादिया तिलमिला कर रह गई, लेकिन न चाहते हुए भी उसने उसके पीछे कदम बढ़ा दिए। जानती थी कि अगर मामूली सब इख्तलाफ मजीद करेगी तो वो सीधा उसके बाप को जाकर शिकायत लगा देगा। न जाने कहाँ फंस गई हूँ मैं। अच्छी भली इन लोगों के बगैर जिंदगी गुजर रही थी। चचा खान को भी अभी बीमार होना था। मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाती वो कॉलेज से बाहर निकल आई थी और सामने ही वो अपनी गाड़ी में उसका मुंतजिर था। अब अगर गाड़ी में नहीं बैठी तो नए सिरे से तमाशा लगा देगा। बेहतर यही है कि आज अपना मुंह बंद रखूं। गजान खानजादा ने फ्रंट सीट का दरवाज़ा उसके लिए खोल रखा था और वो आगे बढ़ी और उसने जोरदार झटके से फ्रंट सीट का दरवाज़ा बंद कर दिया। पिछली सीट का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर बैठते उसने एक नफरत भरी निगाह गजान पर डाली थी। उसने एक नज़र हादिया को देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। कल सुबह 8 बजे तैयार रहना, ड्राइवर तुम्हें लेने आएगा। और अब फिर से जिद मत करना कि वैन में धक्के खाते हुए कॉलेज आया करोगी। तुम गजान खानजादा की बीवी हो और मेरा कोई स्टैंडर्ड है। उसकी बात पर हादिया ने सुलगती हुई एक निगाह उस पर डाली, लेकिन वो उसे देख ही नहीं रहा था। दरवाज़ा खोलकर वो नीचे उतर गई थी और बहस करना बेकार था, मगर अंदर जाते ही उसने अपना सारा गुस्सा शाजिया बेगम पर निकाल दिया था। अगले दिन उठते ही वो तैयार होकर अपने नए कॉलेज में चली गई थी। गजान खानजादा की भेजी हुई शानदार गाड़ी ने उसे कॉलेज के गेट के सामने उतारा था। कॉलेज इमारत को देखते हुए वो हैरान रह गई। ऐसे कॉलेज में पढ़ने का तो उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। क्लास में बैठते हुए एक पल के लिए तो वो झिझक सी गई और सारे ही लड़के लड़कियां एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते थे। सिर्फ एक वही थी जो मिडिल क्लास की थी। योर नेम प्लीज? क्लास में आने वाले प्रोफेसर ने उसकी जानिब देखते हुए पूछा था। नया चेहरा होने की वजह से उसे पहचान गया था और हादिया महमूद खानजादा पूरे एतमाद अंदाज में खड़े होकर उसने जवाब दिया। तो एक पल के लिए पूरी क्लास ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। सभी उसे देख रहे थे, खासकर वो प्रोफेसर। ओके ओके, सिट डाउन प्लीज, प्रोफेसर ने उससे कहा, लेकिन हादिया को उसकी गहरी नजरें खुद पर जमी साफ महसूस हो रही थी। ये तो वही है गजान खानजादा की वाइफ। लड़के और लड़कियों की सरगोशियां हादिया के कानों में पड़ गई थी। पजल से होती हुई वो अपनी किताबें खोलकर उन पर झुक गई। क्लास खत्म हुई तो सारे ही लड़के लड़कियां उठकर बाहर निकल गए। वो भी बैग में किताबें संभालती बाहर निकल रही थी और जब उसे अपने पुष्प पर प्रोफेसर की आवाज़ सुनाई दी, एक्सक्यूज़ मी मिस हादिया, हैरान होते हुए वो पलटी। जी सर, उसने पूछा तो प्रोफेसर मुस्कुरा दिया। सर नहीं, हारून नाम है मेरा। मैं गजान का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। क्लास के इख्तिताम पर तुम मुझे हारून कहकर बुला सकती हो। अगर उसे पता चल गया कि उसकी वाइफ मुझे सर कहती है तो ना मालूम मेरा क्या हशर करेगा। वो हंसते हुए कह रहे थे। हादिया शर्मिंदा सी होने लगी और गजान का हवाला हर जगह उसे सुनाई दे रहा था और ये उसके लिए इंतहाई गुस्से का बाइस हो रहा था। ऐसी कोई बात नहीं, उसने कहना चाहा, मगर हारून ने उसे एक दफ़ा फिर ताकीद की थी कि क्लास के अलावा वो उसे सिर्फ हारून कहकर ही मुखातिब करेगी। न चाहते हुए भी उस बात में सर हिलाते हुए वो क्लास से बाहर निकल आई। कॉलेज का माहौल और पढ़ाई उसे बहुत पसंद आई थी। दिल ही दिल में वो मुतारिफ हो गई थी कि इंस्टीट्यूट के हवाले से गजान खानजादा की चॉइस बेहतरीन थी। और फिर तो जैसे एक रूटीन में शुरू हो गई, घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, और कॉलेज में उसे हारून की जानिब से मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी। किसी भी किस्म की परेशानी को वो चुटकियों में हल कर देता था। अक्सर वो क्लास के बाद उसे अपने ऑफिस में बुलवा लेता और छोटी छोटी बातें करते वो उसे कॉलेज के माहौल में इंटरेस्ट लेने की तरकीब देता था। कैरियर काउंसलिंग करते करते वो अक्सर उसे घर के बारे में बातें पूछने लगता। हादिया को इत्मीनान था कि वो कोई गैर इंसान नहीं, इसीलिए वो उसके साथ तवील बातें भी कर लेती थी।
सच तो ये था कि एकदम से पूरा माहौल तब्दील होने की वजह से वो खुद झिझक रही थी। एलीट क्लास के लड़के और लड़कियों में से किसी के साथ उसकी बातचीत सलाम दुआ से आगे न बढ़ सकी। ऐसे में सिर्फ एक हारून ही था जिससे वो अपनी कोई बात शेयर कर लेती थी। उस रोज़ के बाद गज़ान कभी उनके घर न आया और हादिया की तालीम मुकम्मल होने के बाद रुखसती होना करार पा गई थी। चाचा जान ने बस 2 साल इंतज़ार करना तस्लीम कर लिया, लेकिन बाकी की तालीम हादिया शादी के बाद मुकम्मल करेगी। उन्होंने ये बात वाज़े कर दी थी और चंद ही रोज़ गुजरे थे जब कॉलेज में सीनियर्स की फेयरवेल पार्टी थी। पार्टी इतनी अचानक अनाउंस की गई थी कि हादिया को परेशानी सी हो गई। अलमारी खोले वो कितनी देर से तसबसब का शिकार थी। अम्मी जान, मेरे पास पार्टी में पहनने के लिए एक भी ढंग का ड्रेस नहीं है और नया जोड़ा लेकर सिलवाने का भी वक्त नहीं है। नया नया कॉलेज है और मैं पुराने कपड़े पहनकर जाती अच्छी भी नहीं लगूंगी। वो रूहान सी हो गई। शाजिया बेगम ने बेजारी से सर उठाया। एक तो तुम्हारे नए कपड़ों की फरमाइश कभी खत्म नहीं होती। हादिया, बाकी कपड़े पुराने हैं तो अपने ससुराल से आए हुए कपड़े ही पहन लो जो उन्होंने मंगनी का तोहफा देकर तुम्हें भेजे थे। तुमने अभी तक खोलकर भी नहीं देखे। माँ की बात पर हादिया का हलक तक कड़वा हो गया। नाम भी मत लें उन कपड़ों का, भे की बू सी आती है मुझे उन कपड़ों से। इससे अच्छा है कि मैं ये 10 साल पुराना जोड़ा ही पहन कर चली जाऊं। उसने अलमारी से लॉन का सस्ता सा जोड़ा निकालकर माँ के सामने लहराया तो वह बेजारी से सर झटक कर दोबारा मटर छीलने में मशगूल हो गई थी। हादिया रूहान सी होकर वापस कपड़ों की अलमारी की जाने पड़ गई। काफ़ी देर तक खंगालने के बाद भी उसे कोई ढंग का जोड़ा ना मिला तो वो रो देने के करीब हो गई। अम्मा, आप खामोशी से सब्जी काटने में लगी हैं, मेरी मुश्किल का कोई हल ही बता दे, वरना कल मेरा मजाक बन जाएगा। शाजिया बेगम ने उसकी बात पर सर उठाया। तुम ऐसा करो, मेरी साड़ियों में से एक साड़ी पहन कर चली जाओ, वो साड़ियाँ जो मैंने अपनी जहेज और बरी के वक्तों में बनवाई थी। माँ की बात पर वह एक लम्हे के लिए तो चुप सी हो गई। आज से पहले उसने कभी साड़ी ना पहनी थी, लेकिन अम्मा का पुराना ट्रंक खोलकर उसने सारी साड़ियाँ निकाली थी। साड़ियाँ तो गजब की थी और उन्हीं में से एक इंतहाई नर्म और बारीक से कपड़े की साड़ी थी। निकालते हुए उसने प्रेस करके ही अलग करके रख दी थी। साड़ी को देखकर एक पल के लिए शाजिया बेगम तसबसब का शिकार हो गई। पता नहीं गज़ान को कैसा लगे साड़ी पहना। तुम्हारे ससुराल में साड़ी पहना मायूस समझा जाता था, इसीलिए तो मेरी सारी साड़ियाँ भी यूं ही रखी हुई हैं। उन्होंने कहा तो हादिया तिलमिला उठी। आप ऐसा करें, गज़ान को फ़ोन करके पूछ लें मेरा सांस लेना उसे कैसा लगता है, ताकि मैं सांस लेना ही बंद कर दूँ। अगर उसे नापसंद है तो उसकी बात सुनकर शाजिया बेगम ने कमरे से निकल जाना ही बेहतर समझा। चाहकर भी वो उसके दिल से गज़ान के लिए नफरत को नहीं निकाल पा रही थी। अगले दिन वो माँ की साड़ी पहनकर तैयार हो गई। लाइट से मेकअप में उसका हुस्न 2 आतिशा हो गया था। साड़ी ने उसके लंबे कद को मज़ीद निखार दिया था और शाजिया बेगम ने उसे देखा तो बेइख्तियार उसका माथा चूमा। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह, अब जाओ, अल्लाह तुम्हें नजर बद से बचाए। वो शर्मा कर मुस्कुरा दी। बाहर गाड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी और गाड़ी में बैठे ही उसने ड्राइवर को चलने का इशारा किया। कॉलेज की पार्टी हस्बे मामूल रंगारंग थी और जिसने भी हादिया को देखा उसने तारीफ ही की थी। वाओ, अरे तुम तो बिल्कुल ईस्टर्न ब्यूटी लग रही हो, इस साड़ी में तुम्हारी चॉइस तो कमाल की है। लड़के लड़कियां उसके पास से गुजरते तारीफ करते तो वो आहिस्तगी से सर हिलाकर तारीफ वसूल कर लेती थी। सिर्फ हारून ही था जो उसे देखकर एक पल के लिए ठहर सा गया। कुछ ही देर के बाद वो गायब हो गया और जब वापस आया तो उसने इशारे से उसे अपने पास बुलाया था। दीगर स्टूडेंट्स ने भी हादिया को हारून की तरफ जाते हुए देख लिया। क्या बात है, क्या कोई परेशानी है? हादिया ने उसके पास जाते हुए पूछा तो हारून ने गहरी सांस ली। हाँ, कॉलेज की पार्टी की पिक्चर्स वेबसाइट पर अपलोड हो गई थी, वहाँ से गज़ान ने देख लिया। अब उसका मैसेज आया है कि तुम्हें जल्द से जल्द घर वापस भेज दूँ। उसकी बात पर हादिया के माथे पर बल पड़े। व्हाट? घर वापस क्यों? क्या मेरी यहाँ मौजूदगी से उन्हें कोई प्रॉब्लम है? उसके लहजे में गुस्सा उतर आया। हारून ने गहरी सांस ली और उसने सर से लेकर पैर तक हादिया को देखा। डोंट यू नो अबाउट गज़ान? उसे साड़ी से शदीद नफरत है। साड़ी पहनने वाली लड़कियों को इंतहाई नापसंद करता है। शायद उसने तुम्हें साड़ी में देख लिया है और इसीलिए वो चाहता है कि तुम जल्द से जल्द घर वापस चले जाओ, या फिर हो सकता है कि वो चाहता हो कि तुम लिबास तब्दील कर लो। हारून की बात पर हादिया का खून खौल उठा। गज़ान कौन होते हैं मेरे ड्रेस पर तनकीद करने वाले? क्या मेरी अपनी कोई चॉइस नहीं? वो रूहान सी हो गई और हारून ने संजीदगी से उसे देखा। वो मज़ीद भी कुछ कहना चाहती थी मगर हारून के सामने जब्त कर गई। लो, गज़ान की कॉल आ रही है, प्लीज़ घर चली जाओ वरना वो मुझे सस्पेंड ही ना करवा दे। हारून की बात पर वो हादिया को शदीद ज़िल्लत महसूस हुई थी।
मगर खुद पर जब्त करते हुए वो अपना पर्स उठाकर तेज़ी से बाहर निकल आई। आखिर ये शख्स चाहता क्या है? वो हर तरीके से साबित करना चाहता है कि मैं उसकी गुलाम हूँ। इतनी जिल्लत और बेइज्जती आखिर उसे इतनी इजाज़त दी किसने कि वो मेरे लिबास पर तनकीद करे? आंखों में आई नमी को छुपाते गाड़ी में वो बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और घर पहुंचते ही गाड़ी रोक दी गई थी। उसे इतनी जल्दी वापस आता देखकर शाज़िया बेगम हैरान रह गई, लेकिन वो कोई जवाब दिए बगैर अपने कमरे में चली गई। जाते ही लिबास तब्दील करके वो ऊंधे मुंह बिस्तर पर गिर गई। शाम तक वो कमरे से बाहर न निकली और अगले 2 दिन उसने कॉलेज से भी छुट्टी की थी और आने वाली हर कॉल उसने नज़रअंदाज की थी। और तभी 2 रोज़ बाद सुबह सुबह शाज़िया बेगम उसके कमरे में आई। क्या बात है हादिया, कमरे का दरवाज़ा बंद कर रखा है तुमने 2 दिन से? चलो फ्रेश हो जाओ और शाम में तुम्हारी पुप्पो की बेटी की शादी है। शादी अचानक तय हुई है और इसीलिए आज ही उन्होंने कार्ड भेजा है। अच्छा सा तैयार होकर जाना, गाज़ान की बीवी की हैसियत से सब लोग तुम्हें वहाँ पहली बार देखेंगे। शाज़िया बेगम ने अंदर आते ही खिड़की के आगे से पर्दा हटाया था। हादिया ने एक झटके से अपनी आंखें खोली। गाज़ान की बीवी, गाज़ान की मलकियत, एक नफरत भरी लहर उसके वजूद में जागी और अगले ही पल एक ख्याल था जो उसके जहन में आया। वो सीधी होकर उठ बैठी और आपने कहा था ना कि मेरे ददियाल में साड़ियाँ पहनना मायूब समझा जाता है, वो पुरस्कार लहजे में बोली थी। शाज़िया बेगम ने हाँ में सर हिला दिया। हाँ कहा तो था, मुझे भी तुम्हारी दादी जान ने शुरू में ही साड़ियाँ पहनने पर टोक दिया था, फिर मैंने कभी पहनी ही नहीं। वो अपनी बातें बताने लग गई। हादिया के लबों पर एक मुस्कुराहट सी रेंग गई और कहने लगी कि ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि गाज़ान को तो साड़ियाँ बहुत पसंद हैं, इसीलिए मैं आज साड़ी पहन कर ही जाऊँगी। उसकी बात पर शाज़िया बेगम ने हैरत से उसकी जानिब देखा। अच्छा, अगर गाज़ान को पसंद है तो ज़रूर पहनो, मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है, लेकिन अगर उसने तुम्हें वहाँ पर कुछ कह दिया तो? शाज़िया बेगम ने किसी खदशे के तहत कहा था। हादिया एक दफ़ा फिर सुलग उठी। अम्मा, मैंने आपसे कहा तो है कि मैं उनकी पसंद के ही कपड़े पहन कर जाऊँगी। जैसा जैसा वो कहते हैं मैं वैसा ही तो करती हूँ, तो फिर वो मुझे क्यों कुछ कहेंगे? हादिया की बात पर शाज़िया बेगम सर हिलाकर बाहर निकल गई थी, जबकि वो बेताबी से शाम होने का इंतज़ार कर रही थी। आज वो अपनी सारी जिल्लतों के बदले ले लेने वाली थी और आज या तो आर या पार, इस बात का फैसला उसने कर लिया था। शाम में वो अपने कमरे में इंतहाई दिल लगाकर तैयार हो रही थी। शाज़िया बेगम नीचे से कई बार उसे आवाज़ें दे चुकी थी और आराम से तैयार होने दो, उसे क्यों परेशान कर रही हो? महमूद साहब ने शाज़िया बेगम को टोका तो वो गुस्से से पलटी। सारे मेहमान वहाँ पर आ गए होंगे और कई दफ़ा मुझे सबके फ़ोन आ चुके हैं। गाज़ान का भेजा हुआ ड्राइवर बाहर घंटे भर से खड़ा है और उसकी तैयारियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही। शाज़िया बेगम की बात पर वो ऊपर से नीचे उतरती दिखाई दी। बस हो गई हूँ तैयार अम्मी जान। उसे नीचे आता देकर सरसरी सी निगाह डालकर महमूद साहब बाहर गाड़ी में चले गए थे। शाज़िया बेगम ने उसे एक नज़र देखा। डार्क मेकअप किए साड़ी को एक स्टाइल से उसने दाएं कंधे पर सेट कर रखा था। शाज़िया बेगम को कुछ परेशानी सी हुई। क्या लाजमी था कि तुमने ये साड़ी पहननी है? कुछ और पहन लेती, कोई बदमस्की ही ना हो जाए। वो बुरी तरह से खौफजदा थी। हादिया मुस्कुराकर बोली कि फ़िक्र मत करें, कुछ नहीं होता। थोड़ी ही देर के बाद वो लोग शादी में पहुंच चुके थे। शहर के महंगे होटल में शादी की तकरीब रखी गई थी और शाज़िया बेगम के साथ वो दरवाजे से दाखिल हुई तो सभी ने बेख्तियार मुड़कर उसकी जानिब देखा। उसे देखते ही कई आंखें तहय्युर से फैल गई थी। हादिया ने मुस्कुराती हुई एक निगाह पूरे मेहमानों पर डाली। किसी ने साड़ी नहीं पहन रखी थी तो अम्मा की बात दुरुस्त थी, अब आएगा मज़ा। मुस्कुराते हुए वो एक जानिब रखी कुर्सियों में एक पर बैठ गई और शाज़िया बेगम तो रिश्तेदारों से मिलने लगी। महमूद साहब पहले ही तैमूर खानज़ादा साहब के पास जाकर खड़े हो गए थे। गाज़ान खानज़ादा ने उसे शाज़िया बेगम के साथ अंदर आते देख लिया था और अब उसके माथे के बलों में एक के बाद एक इजाफा होता जा रहा था। वाह यार, हमें से किसी की बीवी और बहन को तो साड़ी पहनने नहीं देता, अपनी बीवी को पहनने की इजाज़त देती। बड़ा रोशन ख्याल हो गया है, भूल गया अपनी सारी बातें। मामू के बेटे ने गाज़ान के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा तो वो सर से लेकर पांव तक सुलग उठा था। बेइख्तियार ही निगाह भटक कर हादिया तक जा पहुंची थी, जो अब लड़कियों के ग्रुप के साथ खड़ी हंस हंस कर बातें कर रही थी। तंग साड़ी में उसने जानबूझकर अपने जिस्म को वाज़े कर रखा था। एक स्टाइल से दाएं कंधे पर डाले हुए सारे बाल उसके हुस्न को दो आतिशा तो कर रहे थे, लेकिन नामालूम गाज़ान बेचैन सा हो गया। उसने ना महसूस तरीके से देख लिया था कि ख़ानदान भर के लड़कों की तवज्जो का मरकज़ हादिया है। उसकी बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी और
फ़ोन पर आती तैमूर खानज़ादा की कॉल को नज़रअंदाज करते वो वहाँ तक आ गया था जहाँ हादिया लड़कियों के साथ खड़ी थी। ग़ज़ान को आते देखकर लड़कियाँ खामोश हो गई और चलो मेरे साथ, उसने हादिया के सामने पहुँचते ही इंतहाई सख्त आवाज़ में कहा। वो बेइख्तियार पलटी, सुर्ख चेहरा लिए ग़ज़ान को अपने सामने खड़ा देखकर एक मुस्कुराहट उसके लबों पर बिखर गई। अरे आप, लेकिन शादी की तकरीब तो अभी शुरू नहीं हुई, कहाँ जाना है? उसने हैरत से पूछा, मगर ग़ज़ान के माथे के बल कितने मुश्किल थे। सख्ती से अपने लब भींचते उसने हादिया को बाजू से पकड़ा। तमाशा लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें कहा है कि चलो तो खामोशी से मेरे साथ चलो। उसकी आवाज़ में पथरीला तासुर था। हादिया एक पल के लिए साकित रह गई और लड़कियां खामोशी से उससे दूर हो गई थी। हादिया ने घबरा कर दाएं बाएं देखा, कोई उसकी जानिब मुतवज्जो न था, लेकिन अम्मी जान को नहीं बताया। उसने घबरा कर कहा। ग़ज़ान ने कटीली निगाह उस पर डाली। पहले बाकी सारे काम तुम बताकर करती हो, अब एक लफ्ज़ भी मुंह से मत निकालना, चलकर गाड़ी में बैठो। उसे इशारा करते हुए ग़ज़ान ने सीधा उसकी आंखों में झांका। हादिया ने कदम आगे बढ़ाना ही गनीमत समझे। बाहर तारीकी फैल रही थी और अंदर के शोर और हंगामों के मुकाबले में पार्किंग में सन्नाटा था। गाड़ी में उसके मुकाबले बैठते हादिया के दिल को जैसे कुछ हुआ था। कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? अम्मी जान को तो बता दें, कुछ बोलें भी, या यहाँ पर भी आपने अपना हुक्म ही सादर करना है? वो जैसे चिढ़कर बोली थी। ग़ज़ान एक झटके से उसकी जानिब मुड़ा। ये क्या पहन कर आई हो तुम? कि तुम्हें ज़रा सी भी अकल नहीं है? नफ़रत है मुझे इस लिबास से, और तुम इतने फ़ख्र से ख़ानदान की महफिल में पहन कर आ गई। जानते हो लोगों ने मेरा कितना मजाक उड़ाया है, कितनी बारीक है ये साड़ी, और इसको पहनकर खुद को आईने में देखा था, सारा जिस्म नुमाया हो रहा है तुम्हारा। कि तुम्हारे पास पहनने के लिए और कपड़े ना थे? एक झटके से उसकी साड़ी का पल्लू उसकी तरफ उछालते हुए ग़ज़ान ने नफ़रत से कहा था। हादिया सन्नाटे में रह गई। इतनी ज़ोरदार आग लगेगी इस बात का तो उसे अंदाज़ा ही ना था। वो तो सिर्फ ग़ज़ान को तपाना चाहती थी। मेरे पास और कपड़े नहीं थे, इसीलिए यही पहन ली। बात संभालने की गर्ज से जो भी उसके मुंह में आया उसने कह दिया। ग़ज़ान ने गहरी सांस ली। नहीं हादिया, मैंने पिछले महीने ही कई कीमती जोड़े लेकर तुम्हें भेजे हैं, अगर तुम चाहती तो वो पहन सकती थी। तुम जानबूझकर ये पहन कर आई हो, और मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम हर किसी को ये कहती फिरती हो कि ग़ज़ान कौन होता है तुम पर हुक्म जमाने वाला। तो मैं आज तुम्हें बता देता हूँ कि ग़ज़ान कौन है। उसके लबों से अल्फाज की जगह लावा निकल रहा था। हादिया सन्नाटे में रह गई और वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था और हादिया को किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। कहाँ लेकर जा रहे हैं इस वक्त? रात बहुत हो रही है और मैं घर जाकर कपड़े चेंज कराती हूँ, उसने कहा, मगर ग़ज़ान उसकी बात नज़रअंदाज करता गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। हादिया की हथेलियों में पसीना उतरने लगा। मैंने पूछा, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप मुझे? वो एक दफ़ा फिर चिल्लाई, मगर उसके रोने चिल्लाने का ग़ज़ान पर कोई असर न था। हादिया को अपनी संगीन गलती का अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया था। अब उसे समझ आ रही थी कि शाज़िया बेगम उससे वक्तन फ़वक्तन ग़ज़ान के गुस्से से क्यों डराती रहती थी। हादिया की आंखों में आंसू उतरने लगे। नहीं ग़ज़ान, प्लीज़, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आपको साड़ी इतनी शदीद नापसंद है, मैं आइंदा कभी नहीं पहनूंगी। वो अचानक फूट फूट कर रोने लगी। तीसरे बटन पर ग़ज़ान खानज़ादा का हाथ जैसे रुक सा गया था। गहरी सांस लेते हुए उसने आगे बढ़कर हादिया को दोनों कंधों से थामा। बैठ जाओ, मैं कुछ नहीं कर रहा, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसकी नर्म आवाज़ पर हादिया ने आंसू भरी निगाहें उठाकर उसे देखा। उसके चेहरे पर एक नर्म सा तासुर था, आंखों में गुस्से की जगह जज्बात छलक रहे थे। हादिया की निगाहों में बेयकीनी उतरी तो क्या वो सब सिर्फ ड्रामा था, मुझे नीचे दिखाने के लिए, मेरे आंसू देखने के लिए? अपने कमज़ोर पड़ जाने पर हादिया को शदीद गुस्सा आया था। मुझे घर वापस जाना है, आंसू साफ करते हुए उसने कतियत भरे लहजे में कहा। कि तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं? अगर तुम वाकई मेरे साथ कुछ वक्त नहीं गुजारना चाहती तो मैं अभी तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा, तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ हाथ तक नहीं लगाऊंगा। ग़ज़ान का लहजा अजीब सा था, मगर हादिया को तो फिल वक्त सिर्फ वहाँ से जाने की गर्ज थी। हाँ, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे घर वापस जाना है। वो पुरानी वाली हादिया बन गई। ग़ज़ान चंद लम्हे तक उसे देखता रहा और कहने लगा कि मेरे पीछे आओ। चाबी उठाता उसने हादिया को नया हुक्म दे दिया। खुद को संभालती वो आहिस्ते से सीढ़ियाँ उतर के नीचे चली गई और वो अपनी गाड़ी में इंतज़ार कर रहा था। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और बगैर एक लफ्ज़ कहे वो उसे होटल के सामने उतार गया। अंदर खाना चल रहा था। हादिया खामोशी से जाकर शाज़िया बेगम के साथ बैठ गई। तुम कहाँ चली गई थी? बड़ी देर से नज़र नहीं आई, शाज़िया बेगम ने पूछा तो वो गहरी सांस लेकर रह गई। वॉशरूम गई थी।
दोबारा पूरी तकरीब में गाज़ान खानज़ादा कहीं भी दिखाई न दिया। अगली सुबह वो बुझे दिल के साथ कॉलेज गई। हारून क्लास के दौरान बार बार उसे नोट कर रहा था और क्लास के इख्तिताम पर अपने ऑफिस में आने का इशारा करते वो क्लास से निकला तो गहरी सांस लेते हादिया बैग उठाकर वहाँ चली गई। क्या बात है हादिया, तुम कुछ अपसेट हो? कल शादी में मैं भी इन्वाइटेड था और मैंने देखा कि तुम वहाँ भी साड़ी पहन कर गई थी। चल क्या रहा है तुम्हारे और गाज़ान के बीच में? हारून की बात और वो एकदम जैसे फट पड़ी थी। मुझे तुम्हारे इस गाज़ान खानज़ादा में कोई दिलचस्पी नहीं, ना ही मैं उसके एहसानों के बोझ तले रहना चाहती हूँ। मुझे भीख में दिया हुआ ये रिश्ता और दौलत नहीं चाहिए। मैं अपने जैसे किसी नॉर्मल इंसान के साथ शादी करके खुश रह सकती हूँ, लेकिन मसला ये है कि ये सब गाज़ान साहब को बताए कौन, क्योंकि अपनी मर्जी के खिलाफ तो वो बात अपनी सुनता नहीं। मैं उससे नफरत करती हूँ। उससे भीगे लहजे में वो न जाने क्या क्या कुछ कहती चली गई। हारून अजीब निगाहों से उसे देखता रहा। मोबाइल उठाकर जेब में डालते हुए यकदम आगे को हुआ था और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे और गाज़ान की डाइवोर्स करवा सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? थोड़ा बहुत हक तो मेरा भी बनता है ना। शादी ना सही, चंद दिन का मज़ा तो मिल ही जाएगा। हारून के लहजे में अचानक खबासत टपकी थी। हादिया की धड़कन एक लम्हे के लिए रुक सी गई। घबराकर अपनी जगह से उठते उसने पलटकर ऑफिस के दरवाजे को देखा और दरवाज़ा बंद था। ये क्या कह रहे हैं आप? आपने मुझे कहा था कि आप गाज़ान के दोस्त हैं, इसीलिए मैंने आपको ये सारी बातें बताई, लेकिन आप? वो कपकपा कर रह गई। हारून के लबों पर खबासत भरी मुस्कुराहट बिखर गई। हाँ, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं तो उसे अपना दोस्त मानता हूँ। एक अमीर आदमी को कौन अपना दोस्त नहीं कहेगा? लेकिन क्या तुमने कभी उससे पूछा है कि वो मुझे अपना दोस्त तस्लीम करता है या नहीं? तुम उससे तलाक क्या मांगोगी? वो खुद ही तुम्हें तलाक देने वाला है। जो चोट मैंने तुम्हारे और उसके रिश्ते को लगा दी है, अब कभी तुम लोग साथ नहीं रह सकते। बहुत सारे बदले थे मेरे गाज़ान खानज़ादा की तरफ। बचपन से लेकर आज तक उसकी शख्सियत की वजह से हमेशा मैं नज़रअंदाज होता चला आया हूँ, लेकिन अब उसकी सारी खुशियों पर पानी फेर दिया है मैंने। वो खबासत से हंसा था और उसके लब फड़फड़ाए। हारून उसकी जाने मुड़ा। ओ कम ऑन, कितनी बेवकूफ़ लड़की हो तुम। तुम्हें अब तक पता नहीं चला? तुम्हारी नफरत भरी सारी बातें मैं गाज़ान तक पहुँचाता रहा। बड़ा खुश था वो तुमसे निकाह करके। बचपन का प्यार जो हो तुम, और बचपन से ही वो तुम्हें चाहता आया है, और तुमसे शादी के बाद भी वो बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन उसकी किस्मत फूटी कि उसने खुद तुम्हें लाकर यहाँ छोड़ दिया, अपने सबसे बड़े छुपे दुश्मन के सामने। तुम जो जो कुछ मुझे उसके बारे में कहती रही, मैं सब उस तक पहुँचाता रहा, और साड़ी वाली बात भी मैंने जानबूझकर तुम्हारे दिमाग में डाली थी। मुझे पता था कि तुम इंतकामन उसके सामने साड़ी ज़रूर पहनोगी, और देखा तुमने वही किया। अब बस इंतज़ार करो, 1 या 2 दिन में वो तुम्हें खुद ही तलाक भेज देगा, और उसके बाद तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगा, वरना मैं पूरे कॉलेज में मशहूर कर दूंगा कि तुम्हारा और मेरा अफेयर है। उसके बाद तुम कहीं की नहीं रहोगी। उसकी जानिब वो झुकते हुए मकरू अंदाज में कह रहा था। हादिया का दिल चाहा कि वो एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारे, मगर उसके हाथ बन चुके थे। उसने खुद अपने पर काट डाले। उसने घबराई हुई निगाह से ऑफिस के बंद दरवाजे को देखा। कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने। सबको पता है कि तुम घंटों घंटों मेरे ऑफिस में बैठी बातें करती रहती हो। उसके हाथ को थामते हुए हारून ने मानी खेस लहजे में कहा, और ऐन उसी लम्हे जोरदार आवाज से उसका दरवाजा खुला। हादिया समेत हारून घबरा कर पलटा था। गाज़ान, हादिया के लब बेआवाज हिले। वो दरवाजे में खड़ा था और संजीदा निगाहें हारून पर जमी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो हारून? हारून घबरा कर खुद को संभालता सीधा हुआ। गाज़ान खानज़ादा नपे तले कदम उठाता अंदर दाखिल हुआ, और ये बात तो तुम खुद से पूछो। जब हादिया मेरे खिलाफ बात कर रही थी तो तुमने मेरी कॉल मिलाई। तुम सारी बातें मुझे सुनवाना चाहते थे, मेरे वफादार बनकर, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती के तुम्हारे काटने पर कॉल कटी नहीं, और मैं तुम्हारे कॉलेज के बाहर ही खड़ा था। मुझे आज हादिया से कुछ बातें करनी थी, इसीलिए यहाँ आया था, और मैंने सारी बातें सुन ली। मुतमईन अंदाज में कहते हुए वो हादिया के ऐन साथ आकर खड़ा हो गया था। हादिया की जान में जान आई और उससे यूँ लगा जैसे किसी मजबूत पनाहगाह के हिसार में वो आ गई हो, जबकि हारून उसके माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हुए। वो दोनों ही देख चुके थे। अब मुझे समझ आई कि तुम हमेशा घुमा फिरा कर मुझे हादिया की बातें क्यों बताते रहते थे। हादिया तुमसे मेरे खिलाफ बातें शेयर करती है। वो मुझसे नफरत करती है कि सब तुम मुझे जानबूझकर बताते थे। तुम हमेशा से मेरी तवज्जो हासिल करना चाहते हो, और ताकि मैं अपनी कंपनी में तुम्हें एक अच्छे पोस्ट दे दूं। तुम्हारा लालच तुम्हारे मुंह पर लिखा हुआ नजर आता है, लेकिन दर पर दर तुम मुझे इतना बड़ा नुकसान पहुंचाओगे ये मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुमने गाज़ान खानज़ादा से टक्कर ली है।
اور میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، اور میری بیوی کے ساتھ ہراسمنٹ کرنے والے کا انجام کیا ہوگا اس بات کا تو تمہیں خود بھی پتہ ہے، وہ موت جیسے سرد لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہارون کے چھکے چھوٹ گئے تھے۔ نہیں غازان، یہ لڑکی جھوٹی ہے، اس کی باتوں میں مت آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ وضاحت دے رہا تھا، مگر غازان پلٹ کر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ چلو ہادیہ، اس نے مڑ کر ہادیہ سے کہا تو جیسے ایک نئے سرے سے وہ زندہ ہو گئی تھی۔ باہر گاڑی میں اس کے مقابل بیٹھتے اس کی آنکھوں میں آنسو امڑتے آ رہے تھے۔ آئی ایم سو سوری، پہلی دفعہ اس نے دل سے سوری کیا تھا۔ غازان نے ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ کوئی بات نہیں، تمہیں مجھ سے اتنی ساری شکایتیں تھیں، لیکن تمہیں مجھے بتانا تو چاہیے تھا۔ مجھے تمہاری ساڑی پہننے پر کوئی اعتراض نہیں، اگر تم صرف ایک دفعہ مجھے بتا دیتی میرے خلاف اتنی نفرت کیوں مر گئی تمہارے اندر۔ میں مانتا ہوں کہ بابا نے چچا کی جائیداد انہیں نہ دے کر غلطی کی تھی، لیکن اب تو وہ سارے کاغذات بنوا چکے ہیں اور چند ہی دنوں میں ساری زمین چچا کے نام ہو جائے گی۔ اس سب کی سزا تم نے مجھے کیوں دی؟ تم سے نکاح کرنا میری خواہش تھی، بابا جان کی نہیں۔ میں حقیقتاً تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہارا خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں دولت کا دکھاوا یا کوئی احسان نہیں ہے۔ غازان مزید کچھ کہے جا رہا تھا، مگر وہ شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں کئی برسوں تک تمہارے گھر نہیں آیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں تم سے انجان یا لاپرواہ تھا، صرف بابا جان کی آنکھوں پر بندی پٹی کھولنی تھی۔ رشتہ داروں نے انہیں چچا جان کے خلاف بھڑکا رکھا تھا، اور آہستہ آہستہ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو میں نے تم سے نکاح کی بات کی۔ ہاسپٹل میں تمہیں پہلی دفعہ دیکھ کر میرا دل زور سے دھڑک اٹھا، لیکن تم نے مجھے دیکھا تک نہیں۔ تب مجھے اندازہ نہ تھا کہ تم مجھ سے اتنی نفرت کرتی ہو۔ تمہیں اس کالج میں پڑھانے کا میرا مقصد بھی صرف یہی تھا کہ تم میری نظروں کے سامنے رہو۔ یہاں کے ڈین سٹاف ہر کسی کے ساتھ میری اچھی سلام دعا ہے۔ صرف ایک ہارون ہی نہیں تھا جو ہارون تمہیں اپنے جال میں الجھا رہا تھا، تمہیں جان بوجھ کر میرے خلاف بات کرنے پر اکساتا اور تمہاری کی گئی ہر بات ریکارڈ کر کے مجھ تک پہنچا دیتا۔ میں کچی کولیاں نہیں کھیلتا، اور نہ ہی میں کوئی اممیچور لڑکا ہوں کہ فوراً اس کی باتوں پر غصے میں آ کر ریاکٹ کرتا، لیکن میرے دل میں غصہ ضرور تھا کہ آخر تم مجھ سے بات کرنے کی بجائے ہر کسی کو کیوں بتاتی ہو کہ تمہیں مجھ سے نفرت ہے۔ غازان کے لہجے میں دکھ اتر آیا تھا۔ ہادیہ کو ایک دفعہ پھر پشیمانی نے آن گھیرا اور دیکھو ہادیہ، میں تمہاری مرضی کے خلاف تمہیں نہیں اپناؤں گا۔ اگر تمہیں یہ رشتہ پسند نہیں تو میں تمہیں آزاد کر سکتا ہوں، کسی اور کے کہنے پر نہیں، صرف اپنی بیوی کی بات پر جو تم کہو گی میں وہی کروں گا۔ اور اس کی جانب مڑتے ہوئے غازان نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ سر تا پاؤں تک لرز گئی۔ غازان، مجھے واقعی چھوڑ دے گا؟ نہیں، ایسا مت کیجیے گا، میں نہیں چاہتی کہ یہ نکاح ٹوٹے، اس نے کپ کپا کر کہا تھا، اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا۔ غازان چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا اور پھر بھرپور انداز میں مسکرا دیا۔ بس مزید شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، مجھے میرا جواب مل گیا ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں گزرے جن برسوں میں ہماری فیملی کی جانب سے کوتاہی ہوئی، ہم ان ساری کوتاہیوں کا ازالہ کر دیں گے۔ میں تمہیں اتنی خوشیاں دوں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گی، وہ ایک جذبے سے کہہ رہا تھا، اور ہادیہ نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ جذبے لٹاتے نگاہوں میں جھانکنا اس کے لیے مشکل تھا۔ بے اختیار ہی وہ نگاہیں چرا کر باہر دیکھنے لگی۔ اچھا مسکراؤ تو صحیح، اتنی زیادہ بھوک لگی ہے، میں تو آیا تھا کہ تمہارے ساتھ بیٹھ کر کسی اچھی سی جگہ پر لنچ کروں گا، لیکن یہاں تو سارا معاملہ ہی گڑبڑ ہے۔ اب اسے ہارون کی ٹھکائی لگانے کے لیے ایک اسپیشل میٹنگ رکھنی پڑے گی، عام سے انداز میں کہہ رہا تھا، اور ہادیہ بے اختیار ہنس پڑی۔ کیا کریں ہارون کے ساتھ؟ اس نے پوچھا تو غازان نے کندھے جھکا دیے۔ ایسے لوگوں کو میں نہیں، میرا اسٹاف دیکھتا ہے، میرا وقت تو صرف خاص لوگوں کے لیے ہے۔ غازان نے جذبے لٹاتے نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے کھمبیر مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہادیہ کھل کر مسکراتی تھی، اور اتنے حسین ساتھ پر وہ دل ہی دل میں رب کا شکر گزار ہو رہی تھی۔ چچا جان صحت یاب ہو چکے تھے، اور غازان کے اصرار پر ہی ان کی رخصتی رکھ دی گئی، اور ٹھیک 2 ہفتے بعد وہ اس کی دلہن بن کر اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ کیا اس بار تم نے اپنے دل سے اقرار کیا ہے؟ اس کے ہاتھوں میں ہیرے کی انگوٹھی پہناتے ہوئے غازان نے محبت سے پوچھا۔